खबर में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, मगर आज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सी खबरें हैं उनके पास। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करते हैं लॉकडाउन पर। सिंध और वफाक में पहले कुछ दिन पहले नज़र आया कि शायद कुछ हमांगी है। अब हमांगी की बजाय हमें एक बार फिर ठन गई है और एक दूसरे पर तनकीद। ये क्या वक्त है? लड़ाइयों का वक्त है या इकट्ठे मिल बैठने का वक्त है? इस पर बात करेंगे। मसाजिद के हवाले से हमेशा हमें मौलाना जो आप देख रहे थे, हमेशा ही इज़ ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ सम कंट्रोवर्सी। अब हुकूमत ने अगर एक फैसला कर लिया है और इवन खाना काबा में फैसला हो चुका है, तो फिर यहाँ क्या है? क्यों नहीं हम आयरन हाथ से डील कर सकते अवाम की जो है, और वो भी हम मजहब के मुताबिक जो है ये फैसला है जिस तरह हम देख रहे हैं, तो क्यों उस पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते? या ये क्या मामला है? इस पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। IMF पाकिस्तान को रिलीफ क्यों नहीं दे रहा? अब आप रिलीफ इस तरह से मांगेंगे तो कैसे मिलेगा? बात अब यार आपको देखें, इतने बड़े लोग हमने मुलाजम रखे हैं उनके साहब, तो इतना भी क्लाउट नहीं आप उनका है, तो क्या आप भी उनकी मुलाजमत कर रहे हैं? मामला क्या है इस पर देखेंगे। साथ साथ हम देखते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि WHO बंद कर। हर जगह पे ये अपना काम कर नहीं सकते और आपस में लड़ रहे हैं ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अजाब में मुब्तला है। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं इसलिए आपसे कोई खास सवाल नहीं पूछता क्योंकि मुझे पता है कि जो वहाँ पर रिपोर्टों के हवाले से एक युद्ध मचा हुआ है, उस के हवाले से कोई खास खबरें हैं आपके पास, तो पहले तो इसी से शुरू कर लें। कोई माल निकलने की तवक्को है मगरमच्छों के मुंह से या कुछ क्या मामला है भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब देखें, एक वबा आई, पूरी दुनिया में आई। एक तो उसने जो तबाही मचाई थी वो मचा दी, लेकिन इसमें बेहतरी के रास्ते भी पाकिस्तान के निकल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अगर होश के नाहुन ले, ये जिस तरह लड़ रहे हैं, दस्तों गिरेबान हो रहे हैं कि तुम लॉकडाउन कर दो, तुम कर्फ्यू लगा दो, तुमने क्यों लगाया, तुमने सिंध हुकूमत से बेईमानी की, तुमने उनसे बदतमीजी की। लगता है इस वबा ने, इस मुश्किल घड़ी ने भी हमें कौम नहीं बनाया। अभी तक हम हजूम और ग्रोहों में तकसीम है। अब जैसे आप जानते हैं, गंदुम की और चीनी की जो रिपोर्ट आई हैं, उसमें 4 दिन पहले एक एडवाइजर साहब पंजाब जाके कह के आए हैं, जी आपकी गिरफ्तारी का खतरा है। उसको भी छोड़ दे, मैं उससे बड़ी खबर देता हूं जो आप हमेशा कहते थे कि IPPs के पैसे पकड़ लिए जाएं तो पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो जाएगी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को 23 मार्च को एक ब्रीफिंग दी गई, जिनमें मफाद प्रस्तों का टोला, 2 एडवाइजर भी थे जो स्टेक होल्डर है, जिसमें 50 अरब से ज्यादा डिस्कस हुई। वजीर आजम साहब उसको ओपन क्यों नहीं कर रहे? 23 मार्च को तो आपने ब्रीफिंग ली है, असद उमर भी आपके साथ थे, रज़ाक दाऊद साहब भी आपके साथ थे, कुछ और भी नाम लूं, उस स्टोरी को क्यों रोका है आपने? उसमें इस 22 करोड़ आवाम का जो साथ आया ना, एक 92 में आया था, एक गालबन 2002, एक 2007 में अरबों रुपए की करप्शन जो आपके सामने आ गई है, उस पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? और गंदुम से नहीं बचना उसको, जिससे आप जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें। 3 आपने ओपन मुलाकातें की है मीडिया में देखे, और 5 साहब 1 मिनट ठहरिएगा, 5 मुलाकात 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट, ये आप बात शुरू करें दूसरी रिपोर्ट की। ये हालात है कि हमारे मुल्क के अहम अदारे, अहम IPPs की रिपोर्ट है। IPPs पाकिस्तान में कई लुटेरे कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। भट्टी साहब, ये IPPs की रिपोर्ट है और वो मीडिया के टास्क फोर्स के एक बाबर नदीम साहब भी उस मीटिंग में होते हैं, अब पता नहीं वो थे या नहीं, तो वो रिपोर्ट क्यों रोकी गई है? और वो भी बैठे थे, वो स्टेक होल्डर बैठे थे, उमर अयूब बैठा था, क्यों मुझसे फिर वो बातें भी बतानी पड़ेगी जो उस मीटिंग में हुई, उसको क्यों दबाया गया है? ये तो 5 अरब या 3 अरब है ना गंदुम और चीनी। IPP में कितना है? मैं वजीर आजम साहब के स्पोक्समैन जो 50-60 है उनसे सवाल करता हूं, उसमें घपला कितना है? उसमें रुपीज को डॉलर में 2007 में क्यों तब्दील किया गया, और उससे कितने अरब रुपया पाकिस्तान मकरूज हुआ? उस रिपोर्ट पर क्यों बैठे हैं आप चुप? इसलिए कि इन्वेस्टर है कुछ? ओ वजीर आजम साहब, आप ऑनेस्ट हैं तो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। काजी साहब, अगर वो रिपोर्ट ओपन हो गई, जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया है,
तो ये डायरेक्शन बता रही है हम चीन और अमेरिका के मोहताज नहीं रहेंगे, हमें इधर से रिकवरी इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। लेकिन इत्तेफाक ये है इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया, JIT बना दी गई, रिपोर्ट तलब कर ली गई। जब पूछते हैं भाई कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, रिकवरी कितनी हुई, तो 0/0 +-0। वो पैसे तो भट्टी साहब बाहर ले गए होंगे अब तक। 3 स्टेक होल्डर उसमें बैठे हैं। भट्टी साहब माल तो बाहर निकल गया होगा, ये तो बाहर जा रहे हैं हर साल $1.5 से $2 बिलियन मुबैना तौर पर जो अब रिपोर्ट आई है, कुछ 7 या 9 बड़े अफसरों ने मिलकर बनाई है और वो मेरे ख्याल में लोगों के पास मौजूद भी है। वो पैसा तो ये बाहर ले गए होंगे, खैर से वो तो फड़ना पड़ना है, फटते पकड़ते हम है नहीं भट्टी साहब। काजी साहब जा रहे हैं और अब भी जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं अब भी जा रहे हैं। ये पाकिस्तान माफिया चला रहा है। मेरे और आपको जो टैक्स लगता है और जो अरबों रुपए के बेनिफिशरी होते हैं, ये माफिया है चंद। ये IPP के रूप में है, कॉटन के रूप में है और किसी रूप में है। ये पॉलिसी है, ये बनाते हैं। आज मैं 3 आदमियों के पास गया हूं, मेरी अक्ल दंग रह गई। मैं क्यों इन लुटेरों को बैठाते हो बीच में? वो कहते हैं जी इनकी मर्जी के बगैर तो होता ही कुछ नहीं। ये ड्राफ्ट पहले इनके पास जाते हैं जो बेनिफिशरी हैं। इस असेंबली ने कानून साजी कौन सी की? तो मैं तो हैरत है मुझे, आटा और चीनी एक 3 अरब को लेके पकड़े हो भाई। IPP की 23 मार्च को आपको ब्रीफिंग, डिटेल ब्रीफिंग दी। अगर आप उस ब्रीफिंग पे नहीं राजी तो मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको, इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद में हूं, गलती से सेंड कर देता हूं। भट्टी साहब इस क्राइसिस में, भट्टी साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ये जो आपने बात IPPs की ये बहुत बुनियादी बात है। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नाज़रीन के लिए देना चाह रहा हूँ। 1994 से तकरीबन 100 से 200 अरब रुपए की चोरी है, यानी कि 26 साल से 100 से 200 अरब हर साल आप डाका डाल रहे हैं। और उसके बाद जो आप कर्जा जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं वो इस वक्त 2000 हुआ है। तो हम तीनों 2000 अरब और हम तीनों इस प्रोग्राम में कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान में अगर आपने बिजली की चोरी ना पकड़ी, पाकिस्तान इकोनॉमिकल वाइबल नहीं रहेगा। मगर जो मैं आपको इस वक्त आपसे इस्लामाबाद से सवाल पूछ रहा हूँ कि दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी आफत आई है कोरोना। दुनिया में जंगें हुई हैं, आफत आई है, इस तरह की आफत नहीं आई। हम 4 सूबे हैं, 3 सूबों में, 2 सूबों में PTI की हुकूमत है, कोयटा में बलोचिस्तान में उनकी हमायत याफ्ता हुकूमत है। एक जगह पे PTI की हुकूमत नहीं है, वो सिंध है। और हम दस्ते गिरबान हुए हैं। आज आपके सिंध का जो वज़ीर आला उसकी आंखों में आंसू हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता है तो हमारी मुशीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं। ये अपनी किस जंग में चले गए हैं? पाकिस्तान को कौन संभालेगा, सिंध को कौन संभालेगा? ये क्या हो रहा है ये बताएं हमें। इस्लामाबाद में कोई फिक्र कर रहा है इस बात पे? मलक साहब आपकी हुक्मरान तो गाफल है, सोई हुई है। शायद कुछ अदारे इस पे काम कर रहे हैं और वो बाकायदा पेपर वर्क कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इकॉनमी ने तो अमेरिका जैसे मुल्क को कोरोना ने घुमा के रख दिया। वो कह रहे हैं 10-12 लाख नहीं तो 2 लाख हो जाएंगे। इकॉनमी को खड़े करने की तकीमों की बजाय मुझे बताए मोहतरम मशीरे गलतियात इल्जामात वो दूसरे दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसमें खबर होती क्या है? मेरे और आपके इशू कहां होते हैं? भाई तुम सिंध वाले चोर हो, तुम फलां हो, तुम डाकू। भाई मुझे इससे क्या लगा? अगर कोई गलत है तो कानून के मुताबिक उसे अरेस्ट करो। सही है। आप इस क्राइसिस में जब 80% लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे और आप आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हो, वो इन हालात में तो दुश्मन एक हो जाता है। इन हालात में तो अमेरिका चीन को फोन कर देता कि भाई हमें बताओ हम कैसे बचे। एक मिनट ठहरिएगा। बात ये अभी आपने कहा दुश्मन एक हो जाते हैं। जहां दुश्मन एक होते हैं तो दोस्त भी एक हो जाते हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि एनर्जी की मीटिंग में सारे दोस्त एक हो गए हैं और इस रिपोर्ट में भी कोई बड़ी सतह की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यार करने की कोशिश कर रही है। जो इन्वेस्टर हैं जो इस वक्त उस मीटिंग में थे वो ब्लैकमेल दूसरे तरीकों से कर रहे हैं। हम फलां बैंक चले जाएंगे, हम आलमी अदालत में चले जाएंगे, ये एग्रीमेंट हुआ है उस पे तो ऐसे लूटमार के एग्रीमेंट हुआ हो रहे हैं। अगर ये लूट मार का और भाई किसका होगा? क्या ये कहेंगे कि 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फ्री कर दो?
क्या ये कहेंगे कि बिजली 5 रुपए यूनिट कर दो? वो कहेंगे आपने खरबों रुपया कमाया तो बताओ तो सही हमारा हिस्सा चोनी किधर है? अनबिलीवेबल होते जा रहे हैं ये हालात मुल्क के। तो भट्टी साहब इधर निजाम नीचे ले आते हैं, सरकारी खर्चे पे चलता है। एक एडवाइजर उधर जाके 7 या 8 क्लब, पता नहीं मुझे नहीं याद, किसी को कहता जनाब आपके खिलाफ बड़े सबूत आ गए हैं, बंदोबस्त करें। वो 3 दिन से नींद की गोलियां खा रहे हैं लाहौर में। अच्छा भट्टी साहब, मैं फिर कोरोना वो काजी साहब अपना उनका भट्टी साहब जरा मैं चाह रहा हूँ कोरोना पे आपसे समझना चाह रहा हूँ। आज जो मुशीरे हमारे सेहत हैं वो फरमा रहे हैं मिर्ज़ा साहब कि पाकिस्तान में अमवात कम हुई हैं, और मैं आपको एक नॉन साइंटिफिक मगर कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, अच्छी खबर ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमने अच्छी सेहत नहीं रखी, हमने लोगों को अच्छा खाना नहीं खिलाया, हमने जो अच्छी इन्वायरमेंट ही बनाई, आज वो सारे नेगेटिव हमारे पॉजिटिव बन गया। हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मौतें ज़्यादा नहीं हैं। तो आज जो मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ कंट्रोल है, मगर हमारा जो सीएम सिंध है वो रो के कह रहे हैं कि वहाँ सिंध में खबरें ये चल रही हैं कि 400 पूरा सरार लाशें आ गई हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? तो मुल्क एक है तो दो किधर आप जाएं? ये मुराद अली शाह साहब का शॉर्ट सुन लेते हैं ताकि फिर भट्टी साहब से कमेंट और आपसे भी कमेंट सुनाएं जी। क्या काफी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड है और वो नहीं रिपोर्ट हो रहे। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं, थोड़ी तादाद उनकी ज्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। और लंग्स की एक्सरे में पता ये चला है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। जो लोगों के रिश्तेदार हैं वो भी शायद थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं बताने में और वो खामोशी से तदफीन कर देते हैं। बहुत ये डेंजरस हो सकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर ये चले 200 ना आपने कहा होती तो आपको तशवीश होती और कुछ और शायद सोचते, और अभी 100 हुई है तो आपको आधी तशवीश है। अगर यही नंबर अगर 300 होता कहते हम बहुत परेशान होते। अब मुझे ये तशवीश है कि ये क्या इतनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, हमारे से मिस हो रहे हैं कि शायद नंबर 300 हो 100 की जगह पे। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा ये नंबर है तो उन्होंने कहा नहीं हमें बहुत तशवीश होगी, हम उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। ये तो बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन बता रहे हैं कि जी कुछ ऐसी डेथ्स हो रही हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा। और वो कई साहब मैं भट्टी साहब से बोलने पे बता दूं, फैसल ईदी साहब ने 400 बताया है। फैसल ईदी साहब ने बताया कि 2 हफ्ते में उन्होंने सिर्फ ईदी की मैं बात कर रहा हूँ 400 मैयतें लाशें उन्होंने घरों से हॉस्पिटल लेके आए। अब बात करें कि कोरोना का क्या कर रहे हैं आप इस्लामाबाद में, ये बताया हमें। देखें, कोरोना का तो एक मजाक बना दिया है। आप लॉकडाउन पे एक फैसला नहीं कर पाते। आप कहते हैं दर्जी की दुकान खोल देनी है, कपड़े की नहीं खोलनी। भाई दर्जी कफन सीने के लिए रखे हैं, क्या काम कर रहे हैं? नॉन सीरियस सी गुफ्तगू होती है। उधर जब बैठते हैं मीटिंग में, उधर कुछ मफाद परस्त लोग होते हैं। एक जेनवन वजीर आज़म को इन्होंने गुमराह कर दिया है, उन्हें हकायक से दूर कर दिया। देखे ना, कोरोना आ गया, इसके नुकसान बेपनाह हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। सिंध हुकूमत के पास अपनी स्पेशल ब्रांच है, अपने सोर्सेज है, पता करे कौन कोरोना से हो रहा है। लेकिन आप ये सोचें, इस कोरोना ने जितना डैमेज करना था कर रहा है और करेगा। क्या उसके बाद आप डिफॉल्टर होने से बच सकते हैं? उसके लिए सोचें। ये कोरोना ने मेरे और आपके कहने पर नहीं रुकना, इसकी मैक्सिमम एहतियात की जाए। मेरा ख्याल है हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया, कुछ दुकानें खोल दे। अब मेरा और आपका इम्तिहान है कि हम मजमे जत्थे बन के ना बैठे, फासलों पे रहे। नहीं, हुकूमत का क्या इम्तिहान है? करें इस इशू पे। भट्टी साहब किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? कल पंजाब ने कहा जी हजाम जो हैं वो आप दुकानें खोल सकते हैं। आज पुलिस चली गई है डंडे सोटे लेके कि दुकानें बंद करें। ये 3-3 घंटे के हुक्म चलेंगे, किस तरह आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? यहाँ तो ये कोई चीज़ मुझे बता दें। मैंने एक दिन कहा ना, जब आपके हुक्मरान वक़्त का मुश्किल हालात में फैसले करने का विजन ना हो, उसका नुकसान हमेशा मुल्कों की आवाम को होता है। वो तबाह बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। मैं कोरोना को समझता हूँ आई है वबा, मस्जिदों में बंद हो जाना चाहिए। अगर मेरे अल्लाह पाक का घर खाना काबा शरीफ बंद हो गया है, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो रहमतुल आलमीन है वो बंद हो गया, मैं बंद हो। इसमें अब आपने दुकानें खोल दी हैं। अब हमने देखना है, इस कोरोना से भी लड़ना है, ये डॉक्टरों को लड़ने दें। इकॉनमी टीम को खड़ा करें, आपकी सनत को खड़ा करें, अपनी ज़राअत को करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर लाएं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि फरदौस आयशा गवान साहिबा आप जाएं और जाके पंजाब सिंध हुकूमत को गालियां देकर आए, तो क्या पॉलिसी बनाएंगे मेरे और अपने लिए आप?
अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा मैं अब आगे बढ़ते हैं। ये इंतकाम की रविश खत्म करनी होगी। आपको अपना बुजदार बुझाने की पड़ी है कि मैं उसको बुझा लूं। 4 दफा जाके कह रहे हैं सर इसको तो, इस फाइल को तो रहने दे इधर। मगर भट्टी साहब ये पॉलिसी किसकी है? भट्टी साहब ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो मुहाजरा की आप बात कर रही है, किसकी पॉलिसी है? ये कौन है? ये किधर कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान को एक करने की बजाय सूबों को लड़ा रहे हैं वफाक के साथ? बताएं ना हमें, वो भी कौन है? देखें, जो मुल्क का सरबराह होता है ना, बाप की जगह होता है। और बाप हमेशा अगर बच्चे कोई गलतियां करते हैं उन्हें समझा बुझा के मामलात को सुलझाते हैं और बिठा के मामला तय करते हैं, लड़वाते नहीं है मुर्गियों की तरह। इस मुल्क में आपने हुकूमत चलानी है कि मुर्गों की लड़ाई करानी है? ये वक्त खुदारा लड़ाई का नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक वबा आई है, लेकिन इसमें इशारा है एक हो जाओ, मेरी तरफ लौट आओ। वो लिखता है कि मैं तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। अच्छा भट्टी साहब, मुझे इनकी बार बार तकरीरें नहीं चाहिए, दिन में 4 दफा वो सुनिया हो जाए मिर्जा ते मिर्जा यार फिरे। वो अच्छा भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमाया, वो फिर मिर्जा साहब हम पर मुसल्लत हो गए। नहीं तो वो तो पार्टी के अंदर भी देखे ना, बाहर सिंध से भी लड़ाई है, पार्टी के अंदर आज वजीर आजम साहब ने कैबिनेट के सामने मिर्जा साहब की ठीक ठाक नाराजगी, उनकी बेइज्जती कर दी है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में हमें बदनाम किया है। तो पार्टी के अंदर भी लड़ाई है, सूबों के साथ भी लड़ाई है। पंजाब एक दिन एक करता है, दूसरे दिन कुछ करता है। तो हम पाकिस्तानी इमाम किधर जाएंगे इस तरह? देखिए, पाकिस्तानी अवाम के साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है। ये जो बड़े स्टेक होल्डर है ना, रज़ाक दाऊद सदियाँ और जिनको अभी कादी साहब कह रहे थे इन्होंने मुल्क से चले जाना है, ये पंछी हैं, इन्होंने उड़ जाना है। चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए, लोगों ने ये बताइए, चार्टर्ड प्लेन भी रेंज कर लिए हुए हैं। चार्टर्ड प्लेन किसने रेंज कर लिया है? आखिरी हफ्ते में कोई गिव एंड टेक ना हुई, जो हाफिज साहब मलक साहब कहते हैं कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। उसके बाद याद रख ले 25 अप्रैल के बाद 25 मई भी आनी है। 25 मई 2 और 5 25, 2 और 5 7 भी होते हैं। 25-26 मई भी आनी है। अच्छा भट्टी साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाना है। मैंने भट्टी साहब मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक की तरफ जाना है, उससे पहले बता दें जहांगीर तरीन साहब की कोई सुलह हो रही है? देखिए, जहांगीर तरीन को ये कानूनन नहीं गिरफ्त में ला सकते। जहांगीर तरीन ने कुछ लोगों से मुलाकात की है और उन्हें तमाम हकायक बता दिए हैं। मैं कह रहा हूँ ये 25-26 अप्रैल से 25-26 मई एक महीना है। मई में आएगा पसीना, खोजेगा नाक फीना। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा। ये बड़े जबरदस्त हालात अल्लाह ने रिकंसिलिएशन हो रही है। इस वबाई मर्ज से ही पाकिस्तान की बेहतरी के रास्ते निकाल दे। नहीं, कोई हो रहा है, कोई आपस में रिप्रोचमा हो रहा है, कोई आपस में दोबारा से अंडरस्टैंडिंग हो रही है? अंडर और स्टैंडिंग दोनों हो रही हैं, लेकिन दोनों तरफ एक्सपोज हो चुके हैं। बड़े सारे हकायक सामने आ चुके हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो ये दूरियां मुस्तकिल हैं, भी कहते हो और महबूब को धोखा भी देते हो। नहीं, ये दूरियां मुस्तकिल हैं, इसका मतलब है कि ये देखे अभी ये चीज चल रही है। पहले टाइम मुलाकात होती है, फिर मुलाकात कैंसिल होती है, फिर कहते हैं इस मुलाकात को खुफिया रखा जाए, फिर कहते हैं नहीं मीडिया में नशर कर दिया जाए। अब ये सारे इस वक्त ये आने वाले 15-20 दिन और उसके बाद 1 महीना पाकिस्तान का फैसला कर देगा कि इस अवाम ने खुशहाल होना है या चंद खानदान जो मुख्तलिफ शक्लों में मुल्क को लूटते हैं, हम नाम नहीं लेते। अच्छा उन्होंने इस मुल्क को गिद्धों की तरह खाना है। अब ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, और हम वापस आएंगे तो बात करिए जो उलमा हजरात ने एक स्टैंस ले लिया है, और ये क्या कहीं से भी जो है ये कोई दरमियान में कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी और दुआ एक करे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आएंगे इस इशू पर भी जो मौलाना मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से और चौधरी फवाद हुसैन वफाकी वज़ीर जो हैं उनके माबैन जो एक रोज़ चल रही है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। मगर एक और भी आज अहम बात हुई है। आज जनरल फैज़ हमीद ISI के जो हेड हैं उन्होंने ब्रीफ किया है और मुलाकात करने गए हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी भट्टी साहब, ये फरमाएं, आप इस्लामाबाद में हैं, किन अमूर पर आज ब्रीफ किया है ISI के जो हैं जनरल फैज़ हमीद? कोई इस हवाले से खबरें आई हैं? क्योंकि बड़ा एक हम नाजुक दौर कह सकते हैं अवाम की सेहत के हवाले से और सियासी तौर पर भी, तो क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं इस ज़िमन में भट्टी साहब?
देखें, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनसे आर्मी चीफ और DGI एक अहम तरीन पाकिस्तान की पोस्ट है। इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। आजकल भारत जो शरारतें करना चाह रहा है, अफ़गानिस्तान में जो काम करना चाह रहा है, इन इशुओं पे तवील गुफ्तगू हुई। उन गुफ्तगू के दौरान कोई और भी गुफ्तगू यकीनी बात हो गई होगी। वो माशाल्लाह वो बहुत उनका एक्सपीरियंस है हमारे DGI साहब का। वो दीगर ना सिर्फ बैरूनी ख़तरात से डिस्कस करते हैं बल्कि अंदरूनी मामलात में भी गुफ्तगू होती है। देखिए, गुजारिश है, अभी एक फ़ोन पे आया जी, आप सुना है कि ये हुकूमत जा रही है। मैंने कहा नहीं भाई, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मैंने तो इतना अर्ज़ किया कि रिपोर्ट 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की गई IPPI की। अगर वो समझ रहे हैं कि हुकूमत वो रिपोर्ट बेगुनाह है तो उसको क्लियर कर दें। लेकिन कादी साहब ये 1.25 महीना डायरेक्शन तय करेगा, जो मैं और आप हमेशा कहते रहे कि कभी तो इस मुल्क के लुटेरों को कोई पकड़ेगा। मेरे ख्याल में तो ये डायरेक्शन तय हो जाएगी, वरना जैसे चल रहा है चलता रहेगा, अल्लाह रहम करेगा। भट्टी साहब, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने ये खबर ब्रेक की थी कि रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट्स हैं, तो नेचुरली पाकिस्तान की रियासत के जो कंसर्न है वो आपके अंदर भी हैं, आपके बाहर भी हैं। तो इन रिपोर्ट्स का भी कोई समझते हैं, कोई इसमें कोई ताल्लुक बन सकता है इस डिस्कशन में? देखें, पाक फौज ने पाकिस्तान की सलामती का हलफ लिया होता है, वो चाहे बैरून मुल्क से ख़तरा हो या अंदरून से। उनका फ़राइज़ में शामिल है कि वो तमाम ऐसी चीज़ों पर नज़र रखें जिसका नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाक फ़ौज का सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि उन्होंने अंदरूने, अगर खुदा ना खास्ता इकानमी ख़त्म हो जाती है, भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए कोई छेड़छाड़ करता है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए कोई प्लानिंग की जाती है, तो हर अदारे ने अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना होता है। तो मेरे ख्याल में आने वाले 2-3 दिनों में मज़ीद मुलाकातें होंगी। उसमें हो सकता है इस रिपोर्ट के अलावा यकीनी बात है एक इंटरनेशनल सिनारियो में देखा जाए। बड़ी साहब, बात यह है कि चलें, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, रिपोर्टें तो आई। पहले तो रिपोर्टें ही नहीं आया करती थी, आप जानते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये रिपोर्टें तो सामने आई और जो पता तो चला, आप कुछ ना कुछ तो होगा, कोई रोके या ना रोके। अच्छी, दिस इज गुड न्यूज़। ये है कि पहली दफा ये हुआ है कि ये रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई। ये खुशाइन बात है, ये खुशाइन बात है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि पता चले, क्योंकि ये अगर इनको पकड़ेंगे नहीं, और जो इमरान खान का भी यही एजेंडा था, मैं तो कहता हूँ उन्हें प्रोएक्टिव आगे बढ़ के ये सबको सामने लेके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सबको नंगा करें, और ये मेरे ख्याल यही लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं इसकी तरफ। ये जरा मैं ये अपना ये जो मसाजिद का मामला है भट्टी साहब, इसमें आप ये देखें कि फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूँ कि मौलाना मुनीबुर रहमान हमारे बुजुर्ग हैं, एहतराम है, लेकिन उनको इतना बड़ा चांद नज़र नहीं आता, इतना छोटा कोरोना वायरस कहाँ से नज़र आना है। वजारत मजहबी अमूर की तवज्जो दिलाई है कि आपकी वजारती कमेटी के सरबराह अगर हुकूमती अहकामात का यूँ मजाक उड़ाएंगे तो बाकियों से क्या तवक्को करेंगे आप। उधर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये लोग आएँ, तो फिर ये इतना ये इस ऐसे वक्त में जो क्यों नहीं एक ऐसा यूनाइटेड रिस्पांस आता। और जब ये बात तय हो गई है कि इवन खाना काबा में भी उन्होंने बड़ा महदूद कर दिया है, तो यहाँ हमारे लिए क्या मसला है भट्टी साहब? देखिए, उलमा दीन से हम दीन के बारे में आगाही लेते हैं। मेरा ख्याल है वो भी अगर मुनासिब समझे तो इस वक्त हालात का तकाजा है कि इस वबा से लड़ने के लिए हम मैक्सिमम एहतियात करें। कल ये वबा कोरोना ने ख़त्म होना ही होना है, इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें आबाद होनी है। तो इस मौके पर सियासतदान और आलम दीन को इकट्ठे बैठ के ऐसा रास्ता निकालना है कि हमारे जो आप, अल्लाह भी तो घर में भी तो अल्लाह है ना, वो तो शारक के करीब भी है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की आपस में बहस मुबासा ट्वीट पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं होना चाहिए। हमें दीन हमारा मोहब्बत भाईचारे का से देता है। इन मौके पे अगर एहतियात कर लें, ये तो आलम दीन ने फैसला करना है, तो बेहतर होगा कि कोरोना के इस वबा से लड़ने के लिए हम दीगर मुहाजों पे इकट्ठे हों, बजाय भट्टी साहब आपकी जो सोच है, भट्टी साहब आपकी जो सोच है वो एक अच्छे पाकिस्तानी मुसलमान की सोच है। मेरी भी यही सोच है, मैं 100% आपके साथ हूँ। मगर मेरा आपसे सवाल है कि मुफ्ती मौलाना जो है वो पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा है, वो हुकूमत की एक कमेटी है जिसको हेड करते हैं। तो रियासतों में इस्लामी माशरे की भी जो रियासत है उसकी इताअत करना, उसकी बात को मानना,
एक मुसलमान की ये भी ड्यूटी में शामिल है। तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने इन सिनेमा वालों से, माल वालों से पूछा था, निगोशिएशन की थी? उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया था कि कल हम बंद कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के मुफाद में। तो यहाँ पे कोई डिफरेंट पाकिस्तान है? किधर है हुकूमत? मलिक साहब, आपकी बड़ी खूबसूरत बात है। इसका मसला क्या है, किसी की पार्टी क्या है, वो जिस भी मुल्क में रहता है उसके कवानीन के पाबंद रहना उस पर लाजिम है। और ये मुसलमान में भी है ना, ये भी इस्लामी वाले से भी है कोई। तो ये हम पे भी फर्ज है कि हुक्मरान वक्त ने अपनी जिद या ख्वाहिश के लिए ये नहीं किया, हाँ पीपल्स पार्टी के या वफाक ने हमारी बेहतरी के लिए ना किया। लॉकडाउन का फैसला बेहतरी के लिए हमने एक सवाल उठाया कि राशन जाना चाहिए। अगर वो समझते हैं मस्जिदों में फिलहाल कुछ अरसा एहतियात करके आराम से बचा जा सकता है, तो मेरा ख्याल है हमें इस पे अमल करना चाहिए। हमें हुकूमत के शाना बिशाना होना चाहिए और ख़ुद हम दुकानों पे जाए तो हमें फासलों पे खड़ा होना चाहिए। हमें इस वक्त आपस में लड़ने या हुक्मरानों के लिए मसाइल नहीं पैदा करने चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मगर बात जो हमारा एक कंसेंसस है मेरे ख्याल में, इस कोरोना के मामले पे ज़िंदगी मौत का मसला है। ना इस पर सियासत की कोई दुकान चमकाए और ना कोई और दुकान चमकाए। ये दुकानें बंद करें, इंसानी सेहत और ये है। और फिर जब मजहब ने खुद रस्ते दिए हैं, वबाओं में क्या 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 अहकामात थे, लोगों से दूर रहने के अहकामात तो हमारे पैगंबर ने दिए, तो ये कौन है, उनसे बढ़ के हैं ये लोग। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली ब्रेक में जब आएंगे तो हम बात करेंगे IMF से पाकिस्तान को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। और आखिर हम तो, हमारे यहाँ तो ये मामला है, जो उधर डोनाल्ड ट्रंप भी लड़ रहा है WHO से, लगता है ये कोई काम करने के ये काबिल नहीं रहे और ये सिर्फ लड़ ही सकते हैं। ये क्या ख्याल दुरुस्त है या नहीं, इस पर आके बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF को सारी उम्र हम जो है ये हम जैसी गरीब रियासतें इनको फीड करती हैं। ये कर्जे कई दफ़ा हम अदा कर चुके हैं, इसका आज भी ऑडिट करवा के देख लें। और जिन मुल्कों ने कराए हैं ये हकीकतें सामने आ गई हैं, उन्हीं के माशाल्लाह लोग बैठे हैं। मैशत भी हमने उनके कदमों में रख दी है। ऐसे बुरे वक्त में वो जो है हमें रिलीफ नहीं दे रहे। मलिक साहब, आप ये फरमाइए कि ये इन्होंने क्या बात करनी है। ये तो यहाँ से अगर मुलाजमत खत्म होती है तो उन्होंने जाकर वहाँ मुलाजमत कर लेनी है। हमारे मफादात की निगरानी कौन करेगा? मैं आप करेंगे। कायसर ट्रेजिडी देखे, सबसे पहले जो एड की बात की वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की, पूरी दुनिया से की। उन्होंने UNO से बात की, IMF से कहा, उन्होंने दुनिया को अपील की कि गरीबों का ख्याल करो। 25 मुल्कों में हमारा नाम ही नहीं आया। फिर गवर्नर आपका स्टेट बैंक, ये तो मेरे लिए हर पाकिस्तानी को पता है कि ये तारीख का वाहद वाक़या होगा कि एक आदमी IMF का मुलाजम है, एक ही वक्त में उसको हुकूमत साहब ने स्टेट बैंक का गवर्नर की जॉब दे दी। अब इससे ज़्यादा लॉबी क्या होनी है? आपके जो फीस शेख साहब हैं वो भी IMF के लिए काम करते रहे। 25 मुल्कों में आपका नाम ही नहीं है। तो कहते हैं कोई बड़ा लायक आदमी चाहिए IMF का दरवाजा खोल के अंदर जाने के लिए। थोड़ा सा बता दूं, हमने कोशिश की है, बहरहाल जो भी हमारी है। अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने, चांसलर जो जर्मन चांसलर उनसे बात की है कि भाई देखो यार, हम कोई अमीर लोग हैं, तो लॉबिंग की अच्छी बात हमारी कंडीशन है। फिर आज आपके जो अपना फीस शेख साहब हैं वो चाइना के सफीर से मिले हैं, क्योंकि चाइना भी उन 20 ममालिक हैं, ये दुनिया वही बदमाशी है। 20 मुल्क का उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो आपको सांस नहीं लेने देते। अगर आप उनकी गुलामी में जाएंगे, सीधी बात है आपके। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान पर उन्होंने दबाव रख रहे हैं। और जो भट्टी साहब वाली कल की जो खबर थी, जो बहुत बड़ी स्टडी आई है कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ पे देनी है? अपनी इकॉनमी पे, क्योंकि अगर आपकी इकॉनमी गई तो आप इंटरनेशनल प्रेशर फिर नहीं ले सकेंगे। यार अब देखें ना, पाकिस्तान की इकॉनमी का बड़ा मसला है। ये IPPs की इकॉनमी और पाकिस्तान की इकॉनमी एक है या अलग-अलग है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। इसी पे रहते हैं भट्टी साहब। ये डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर अकबर जैदी साहब का ख्याल है, और ये बड़े जय्यद यहाँ माने जाते हैं इकनॉमिक्स के, कि जी ये एक तो 20-30 साल पहले का एक ड्रामा बनाया है इन्होंने कि पाकिस्तान को इसके घुटनों पे ले आओ, इसके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उस हवाले से इसको न्यूट्रलाइज करो, हमला कर नहीं सकते, इराक बना नहीं सकते। ये एक थेरी है। इस थेरी से आप इत्तेफाक करते हैं कि क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं हमें अपने घुटनों के बल लाने में, जो एक जो जैसे क्रिटिकल इकोनॉमिस्ट की जो थेरी है? भट्टी साहब देखें, इसमें कहीं ना कहीं हकीकत है। मुसलमानों में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो एटमी पावर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज दुनिया की ताकत तरीन फ़ौज है। कहीं ना कहीं ये साजिश है सही कि पाकिस्तान को इकॉनमी इस तरह से तबाह बर्बाद कर दो कि आके एटमी चीज़ पर बारगेनिंग की जाए। इस बात में मैंने भी जितने साहिब इल्म लोगों से बात की है वो ये कहते हैं। लेकिन हमें ये हालात ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम इन हालात से बच जाएं। इस कोरोना को सबक ले लें।
इसमें अपने आप को, इकॉनमी को इतना ऊपर ले आए कि दो आप बार बार आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमें मजीद कर्जा दो। और भाई कर्जा ले के आखिर IMF के मुलाजमों ने आपको डिफॉल्ट कर्ज करवा देना है, खुदा ना खास्ता। उससे पहले पाँव पे खड़ा होना शुरू कर दो। हमें आपने फरमाया ना कि बड़े काबिल हैं IMF के मुलाजम जिनको लगा दिया, नहीं, हमें काबिल भी चाहिए, मुहिब्बे वतन भी चाहिए और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोग चाहिए जो इन सूटों में वजीर खजाना हो, स्टेट बैंक का गवर्नर हो, इन नौदों पर फैज चाहिए। हमें सबसे पहले मुहिब्बे वतन पाकिस्तान का दर्द रखने वाले चाहिए और काबिल चाहिए। वरना याद रख लें, ये जिसकी तरफ आपने इशारा दिया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका, इसराइल और भारत जैसे दरिंदे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ ये जाल बुनने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। भट्टी साहब, मैं आपको शुरू के फिर प्रोग्राम में जहाँ से आपने बात आज शुरू की थी, बड़ी अहम बात है IPPs के हवाले से, आसान जुबान में बताएं कि क्या हमारी हुकूमत में वो कमिटमेंट है, क्या इस देव को पकड़ लेंगे ये कि नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि यहाँ से अगर हम आज़ाद होते हैं तो फिर IMF से हम आज़ाद होंगे। आप बिल्कुल अपनी एक असेसमेंट दें कि क्या ये हुकूमत कमिटेड है? IPP की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो आ गई हैं, लेकिन वो कुछ अपनी लीगल ग्राउंड लेते हैं। ये जो माफी है ना, ये बड़ा मजबूत होता है। वो कहते हैं जी 2094 में, 2002 में, 7 में किया गया है। अब ये कोशिश हमेरी अपनी इतलात के मुताबिक हुकूमत उनसे कह रही है भाई रिविजिट करें, हमने जितना हमें आपने निचोड़ लिया था निचोड़ लें, अल्लाह करे ये कामयाब हो और होना पड़ेगा। ये जो IMF के लोग इधर आए हुए हैं, ये IPPs के लोग हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत है। आप इन्हें बेयारो मददगार ना समझे, ये आपकी पॉलिसियाँ बनवाते हैं, उनके नतायज लेते हैं। मैंने कहा ना 2007 में रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने का अरबों का कर गया और ये तवक्को की जा रही है हुकूमत या दीगर अदारे अब IPP वाला इशू भी हमेशा के लिए सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। हम पहले यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप इसकी रिपोर्ट शाया करवा दें ताकि लोगों को फैक्ट्स पता चल जाए। अगर आप रिपोर्ट से मुतमिन है, आप मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बट्टी साहब टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, जाते जाते इतना बता दूं कि जो अमेरिका जिस मुल्क में बारूद बिछाता नाम में उसने 4 लाख वहाँ पे प्रोटेक्टिव सूट्स अमेरिका को दी हैं कि ये लो तुम्हारे, तुमसे तो बन नहीं रहे। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी रियासतें जो हैं वहाँ पे उनके जो फिगर्स हैं हम बहुत बेहतर हैं इन बेताशा अमीर मुल्कों से। तो निज़ाम में कहीं ना कहीं तो खराबी है। अब हमें इसे मौका बनाना पड़ेगा, इसे मौका बनाएं, पकड़े IPP, जो भी चोर है, मैं हूँ, आप कोई हो, और इस मौके को इस तकलीफ को अपॉर्चुनिटी बनाएं, फिर ही हम इससे निकल पाएंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।